Everyone, hope everyone is very fine. Welcome again in our channel Passion for Economics, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में बात कर रहे थे, जहां पर हमने पार्ट 3 तैयार किया है आपके नेशनल इनकम के लिए, जो कि 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस मीन्स 10 करके 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर लिए हैं, जो कि आप लिंक में देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको इसमें फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कैसे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल एसेट रिफर्स टू, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो एसेट्स हैं इनमें से किन को बोला जाता है। नॉर्मल वियर एंड टियर को, फोरसीन ऑब्सोलेंस को, बोथ ए एंड बी, और अनफोरसीन ऑब्सोलेंस को। इसमें से आंसर क्या है? देखो, अनफोरसीन ऑब्सोलेंस तो नहीं हो सकता। नॉर्मल वियर एंड टियर को भी हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं और फोरसीन ऑब्सोलेंस को भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन दी बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो और कैपिटल फ्लो। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो सर्कुलर फ्लो में तो सभी आ जाता है, रियल फ्लो भी आ जाता है, मॉनेटरी फ्लो भी आ जाता है। तो वो दोनों तो नहीं हो सकता, सर्कुलर फ्लो तो आंसर नहीं हो सकता। मॉनेटरी फ्लो मतलब मनी से रिलेटेड, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी मनी नहीं बोला गया है, तो ये भी नहीं आएगा। कैपिटल फ्लो भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, रियल फ्लो, क्योंकि रियल फ्लो को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ए टू सेक्टर इन दी सर्कुलर फ्लो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? मतलब एन इज इक्वल टू डी। तो एन और डी में डिफरेंस क्या होता है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में? तो देखते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन क्या है हमारे पास, है ना। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बोथ ए एंड बी। जबकि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है डेप्रिशिएशन। तो आपने सोच लिया कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या हो सकता है? तो आंसर है बी, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NFIA, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कि आप मेरे पुराने स्लाइड्स में देख सकते हो, जो मैंने स्पेशली चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स GDP एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। कौन सा इसमें से इंडेक्स ऑफ वेलफेयर जो है वो नहीं शो करता है, किससे नहीं शो होता है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सेकेंड है एक्सटर्नलिटीज, थर्ड है कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP एंड ऑल ऑफ दीज विच मेक GDP इन अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, जिससे ये शो होता है कि GDP पूरे तरीके से हमारे कंट्री में ये नहीं बताता है कि हम वेलफेयर कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मतलब जो कि जैसे डोनेशन है, चैरिटी है, या बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स, डोनेशन चैरिटी तो नहीं, नॉन मॉनेटरी मतलब जो पैसे से रिलेटेड ना हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर एक्सटर्नलिटी बता रहा है कि जैसे क्लीनलीनेस हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें भी तो मायने रखती है ना कंट्रीज़ में। कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बता रहा है कि GDP प्रॉपरली इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं है? तो आपने अपना आंसर सोच लिया है। तो इसमें आंसर है डी, मतलब तीनों, क्योंकि देखो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। GDP सिर्फ क्या बताता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो कंट्री डेवलपमेंट में मानी जाती है, अगर कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो लो माना जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, या आपकी क्या बोलते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, या किसी भी प्रकार का आप बोल सकते हो अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ठीक है, डिक्रीज होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी वेलफेयर को जानने के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे थे इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी इज,
ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज़ क्या हैं, तो देखते हैं इसके लिए ऑप्शन उन्हें क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन है आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और नाइदर पॉजिटिव। तो एक्सटर्नलिटी हमेशा दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब होती है आउटसाइड फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आउटसाइड फैक्टर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगर आपको इसको और समझना है एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं या इसके बारे में डिटेल समझना है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, प्लस मेरे पुराने वीडियोस भी आप इस पर देख सकते हैं। अब हम इसमें बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन है रियल नेशनल इनकम मीन्स। रियल नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? दो टाइप के नेशनल इनकम होते हैं, एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है। तो इन दोनों में से, रियल और नॉमिनल में से कौन सा जो है वो आपका माना जाता है रियल नेशनल इनकम का मतलब? तो पहला क्या है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट एवरेज प्राइस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। तो इसमें से किसको हम बोलते हैं रियल नेशनल प्राइस? सोच लिया आपने अपना आंसर। इसका आंसर एक्चुअली है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसका आंसर है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस रियल इनकम कहलाता है और नॉमिनल इनकम का मतलब है करेंट प्राइस से, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए, कैन इंक्रीज ओनली व्हेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज द इकोनॉमी। जब गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है इकोनॉमी में तभी इंक्रीज हो सकता है क्या? रियल जीडीपी, जो कि आपने देखा जीडीपी कांस्टेंट प्राइस में, तो कांस्टेंट प्राइस में जीएनपी, बोथ और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का तो यहाँ पर कोई रिलेशन है नहीं, बोथ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से आंसर क्या हो सकता है, रियल जीडीपी या तो जीएनपी? सोच के बताइए कि इन दोनों में से आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जब आप कांस्टेंट प्राइस ले रहे हो किसी चीज़ का, इसका मतलब कि उसका जो मेजरमेंट हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि गुड्स जो हैं वो कितने अफेक्ट हो रहे हैं। अगर गुड्स ही इंक्रीज होंगे, गुड्स ही डिक्रीज होगा, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, तो वही बताएगा ना कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इसका आंसर रियल जीडीपी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं, प्राइस एवरेज इंडेक्स भी बोल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर शोज दैट चेंज इन जीडीपी ओइंग टू द चेंज इन प्राइस लेवल। ये बोलता है कि अगर जीडीपी जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज इन दी प्राइस लेवल के हिसाब से हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो जीडीपी डिफ्लेटर जो कि आपका फॉर्मूला होता है इसके भी अगर आपको देखना चाहते हो तो आप वीडियो देख सकते हो पुराना। इसका आंसर ए है, इसका आंसर करेक्ट है, दैट इज ट्रू, ठीक है। आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग जीएनपी। जीएनपी में जब भी हम इसको एस्टिमेट करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? डबल काउंटिंग की, स्मगलिंग की, ब्लैक मार्केटिंग की, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की। बहुत इजी है इसमें क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं। स्मगलिंग तो हो नहीं सकता, ब्लैक मार्केटिंग हो नहीं सकता, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो नहीं सकता। तो बहुत इजी था इसमें कि जो नहीं हो सकते उसको तो आप काट ही दो, और जो हो सकते यही आपका टिप है कि जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो अगर आपको राइट आंसर्स डायरेक्टली कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप नॉन राइट जो गलत ही हो सकते हैं उनको आप पहले आउट करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा। तो हमने वही किया कि बी को हटा दिया, सी को हटा दिया, डी को हटा दिया, सिर्फ हमने इस पे फोकस किया जो कि ए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड क्या होता है? ये वैल्यू एडेड मेथड में फर्स्ट जो होता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है वो वैल्यू एडेड होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस हैं डेप्रिशिएशन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआईए। इन चारों में से वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड में क्या डिफरेंस होता है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू
अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैंने इसके बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, वैल्यू एडेड मेथड, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के, एक्सपेंडिचर मेथड के भी और इनकम मेथड के भी। तो अगर किसी को भी न्यूमेरिकल में या फॉर्मूले में डाउट है तो वो उस वीडियो में जाके भी अपने आप को क्लियर कर सकता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखते हैं आंसर क्या है, बी इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अभी तक हमने टोटल 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू के प्रिपेयर कर लिए हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में थे, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में थे। ये आपको बहुत फायदेमंद रहेंगे और मैंने टिप्स भी दिए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इसको लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।